जहरीले बिल का, कानून का जहर निकालने के लिए मैंने भी और हमारे लोगों ने भी, मुट्ठी भर साथी भले ही हैं लेकिन उन्होंने भी पूरी तैयारी कर रखी है। उनसे यहीं करबला आपने देखी है, महरौली की जगहें देखी आपने, तो ये काम। और ये भी है दरगाह फैजिलाई, वो भी सरकार से कब्जा छुड़ाया था मैंने। ये वक्फ का जो कानून बदलवाने के लिए जन आंदोलन जो हो रहा है पीसफुल, उसमें लोगों को शायद ऐसा लगेगा कि कुछ हो गया, सुप्रीम कोर्ट कुछ हमारा ध्यान कर रहा है तो हम लोग जाके घर नारी और बिरयानी खा के सो जाएं, तो ये इससे नुकसान होगा सिर्फ। तो मेरा साथ किसने दिया? मैं तो अब भी कह रहा हूँ, इनको भूल जाओ, आप अवाम मेरे साथ डायरेक्ट आए। क्यों आए? क्योंकि अब तक पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा वक्फ की ज़मीनें मैंने चुराई हैं। मैं एक भी केस आज तक वक्फ के खिलाफ किया ही नहीं है। हालांकि मुझे एक सबसे बड़े माहिरों में से एक माहिर वक्फ के कानून के बारे में माना जाता है। जितने वक्फ के चोर हैं मुझे आके करोड़ों रुपए की फीस दे सकते हैं कि आप इसका तोड़ बताओ। मैं आज तक एक भी केस, और मेरा अज़म है, मैं ज़िंदगी में कभी वक्फ के खिलाफ केस नहीं लेता, चाहे सही हो या गलत होगा। पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हम मौजूद हैं। आज दूसरा दिन है वक्फ अमेंडमेंट बिल के लेकर की सुनवाई का, जिसकी तस्वीरें कल लगभग लोगों के सामने आई, जहां सवाल खड़ा किया गया कि आखिरकार वक्फ बाय यूज़र क्या है, जहां सीजीआई खन्ना ने साफ तौर पर सवाल पूछा। आज तमाम सवालों के जवाब देने के लिए एडवोकेट महमूद पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं कल की जो सुनवाई खासतौर पर सामने आई है, कितनी उम्मीदें हैं सुप्रीम कोर्ट पर? पहले तो जो आपने शिकायत की है मुझसे मेरी, उसको मैं तस्लीम करता हूँ। कई कोताहियाँ मुझसे भी होती हैं। पल पल का जितना शायद मुझे साथ देना चाहिए था मैं नहीं दे पाया था, उसके लिए मैं पब्लिकली माफ़ी भी मांगता हूँ। आपका घर जलाया गया तो हम सबका फ़र्ज़ था कि उसमें कार्रवाई करते, लेकिन उतनी कार्रवाई नहीं कर पाए हम। इसके लिए हमें शर्मिंदगी है, मुझे खुद भी है। तो पहली बात तो ये हो गई। अब मैं आप मुद्दे पे आ जाता हूँ कि जो ये 3 जो स्टे देने की बात हुई है, इससे ज़मीनी सतह पे ज़ीरो फ़ायदा होना जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। ज़ीरो मतलब ज़ीरो ही, कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि नुकसान इससे ये होगा कि जो लोग अभी असली रास्ते पे निकले हुए हैं, जो ईमानदार लोग हैं, जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी हैं और दूसरे कम्युनिटी के लोग भी हैं, ख़ास तौर पे बुद्धिस्ट समाज के लोग हैं, जो अपना जो उनका बोध गया टेम्पल एक्ट है वो चेंज कराने के लिए, और हम लोग अलग अलग जगह जाके उनसे और मुसलमानों को साथ जोड़ के ये वक्फ का जो कानून बदलवाने के लिए जन आंदोलन जो हो रहा है पीसफुल, उसमें लोगों को शायद ऐसा लगेगा कि कुछ हो गया, सुप्रीम कोर्ट कुछ हमारा ध्यान कर रहा है तो हम लोग जाके घर नारी और बिरयानी खा के सो जाएं, तो ये इससे नुकसान होगा सिर्फ। फ़ायदा इससे ज़ीरो होने वाला है, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला अगर ये 3 चीज़ों पे स्टे लगता भी है, ऐसा मेरा मानना है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इससे हौसला छोड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये प्लान ए अभी चल रहा है। मैंने जंतर मंतर पे खड़े होकर एक बात कही थी, ये कानून आएगा तो ये मेरा कॉल है, इंशाल्लाह ये कानून जाएगा भी। तो उसके लिए तैयारी की ज़रूरत है और तैयारी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इस तैयारी में हमें जितनी ज़्यादा आवाम की मदद मिलेगी उतना ज़्यादा प्लान भी कामयाब हो पाएगा। आज अब तक भी मेरी यही दुआ है कि 2 बजे कुछ मुआवजा हो जाए और पूरा का पूरा एक्ट स्टे हो जाए। लेकिन अगर नहीं होता तब भी हौसला नहीं छोड़ना है, कोई बात नहीं। प्लान बी और इस जहरीले बिल का, कानून का जहर निकालने के लिए मैंने भी और हमारे लोगों ने भी, मुट्ठी भर साथी भले ही हैं लेकिन उन्होंने भी पूरी तैयारी कर रखी है। उसके बारे में मैं आपको 4 पॉइंट्स बता रहा हूँ। ये कुछ भी फैसला है, आपको 4 पॉइंट्स पे अमल करना ही करना है। पहला, 1920 से लेके 1960 तक जितनी भी प्रॉपर्टीज़ रजिस्टर हुई हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट जज के ऑफिसेज़ में जाएं, जो कानून अदालत होती है वहाँ पे जितनी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ रजिस्टर्ड हुई हैं उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी निकाल के अपने पास सुरक्षित रखें, उसको स्कैन करके उसकी सॉफ्ट कॉपी भी बनाएं, पहला। नंबर 2, जितने भी जो गज़ट नोटिफिकेशन हुए हैं 1956-54 के बाद से आज तक वक्फ की प्रॉपर्टीज़ के, जो स्टेट गवर्नमेंट्स ने किए हैं, उसकी एक कॉपी निकलवा के, चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस से या अपने अपने वक्फ बोर्ड से एक कॉपी अपने पास सुरक्षित रखें हर डिस्ट्रिक्ट में। तीसरी चीज़, जितने भी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं, वक्फ की नहीं, पूरे हर डिस्ट्रिक्ट के सारे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, पुराने से पुराने, कोई भी सनद हो पुरानी से पुरानी वक्फ के ताल्लुक से, उसको संभाल के रखें, स्कैन करके उसकी कॉपी बना के रखें। चौथा पॉइंट, कोई भी केस हुआ हो फौजदारी या दीवानी का किसी वक्फ प्रॉपर्टी से लेके, या उससे कोई सीधा या परोक्ष ताल्लुक से रखते हुए भी कोई मर्डर का केस हुआ हो किसी वक्फ की प्रॉपर्टी पे, पुराने से पुराना,
कोई 751 का ही कोई झगड़ा ही हो गया हो दो लोगों में आपस में, या किसी ने झूठा ही मुकदमा किया हो, वो वक्फ केस जीता हो या हारा हो, ठीक, बहुत सारे केसेस वक्फ बोर्ड हारा भी है, वक्फ के मुतवल्ली भी हारे हैं, तो वो हारे केसों की भी एक रिकॉर्ड बना के अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में कलेक्ट करना शुरू कीजिए। ये असली काम है। हम भी देखेंगे, ये कितना भी जहरीला कानून आ जाए उसमें रोक तो लगाएंगे हम मजबूत इस तरीके से। उसके बाद क्या करना है मैं ये बताऊंगा, लेकिन अल्टीमेटली जो मैंने पहले बताया है, इस कानून को आना है तो पीसफुल प्रोटेस्ट के ज़रिए से ये जाना भी है। उसके लिए तैयारी करें। जब कोई सरकार अच्छी आ जाएगी तो ये कानून बदल जाएगा, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। जब तक ये कानून है, जितना भी बाकी बचा है आज, उसके बाद भी उसमें रोक लगानी है, जो तरीके मैं बता रहा हूँ, और आगे मैं अनाउंस करता रहूँगा। हम भी तैयारी कर रहे हैं केस डालने की, लेकिन हम पूरी तैयारी से केस डालेंगे। आज भी हमने ईवीएम का एक बड़ा केस, जयराम रमेश साहब जो आरएसएस के एक कांग्रेस पार्टी के अंदर एजेंट हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के और आरएसएस बीजेपी के साथ मिलके हमारी ईवीएम की लड़ाई को कमज़ोर करने के लिए एक बड़ी पिटीशन लगा रखी थी यहाँ पे। उसको आज हमने उसके असर को बिल्कुल अल्लाह के हुक्म से ख़त्म कर दिया है। अब हम किसी भी हाई कोर्ट्स में जाके अपनी ईवीएम की लड़ाई दोबारा शुरू कर सकते हैं, वरना इलेक्शन कमीशन जयराम रमेश साहब की इस पिटीशन का बहाना लेके ये कह रहा था कि जब तक ये पिटीशन यहाँ पेंडिंग है तब तक नीचे किसी भी अदालत में कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि मैं अदालत में कार्रवाई नहीं करूँगा, लेकिन मेरी तैयारी हो रही है। हमारे वसाइल कम है, हमारे पास लोग कम है, लेकिन अगर आप लोग ऐसे लोगों की बातों में आओगे तो हम जो प्लान बी के हिसाब से काम कर रहे हैं उसका नुकसान होगा। कोई भी इंसान आपको पीसफुल प्रोटेस्ट करने से रोके, कोई भी फैसला आ जाए आज, वो आप समझ लो आरएसएस का एजेंट है। लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट होने चाहिए। कोई भी कह ले आपको, तैयार रहिए, शुरू कीजिए। मेरा आह्वान है पीसफुल प्रोटेस्ट करने का, लेकिन वो आह्वान सिर्फ ये वक्फ का कानून विड्रॉ करने के लिए नहीं है। जो बीजीटी एक्ट है, जो बोध गया का जो टेम्पल का एक्ट है, आज कोई भी स्टे आ जाए, हमें बोध गया के लोगों की, बुद्ध कम्युनिटी की लड़ाई को बंद नहीं करना है, हमें मिलकर लड़ना है उनकी लड़ाई को। क्योंकि पराचे साहब, जैसे कि ये देखा गया कि हमने देखा कि पार्टियां जो हैं सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं, राजनीतिक पार्टियां, तंजीमें जो हैं सुप्रीम कोर्ट में इस एक्ट को लेकर के चैलेंज करने पहुंची हैं। आम मुसलमान कहीं ना कहीं नदारत है। आम मुसलमान कैसे जाए, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को हायर करे तो फीस बहुत ज़्यादा होती है। वो कैसे लड़ेगा अपने वक्फ की ज़मीनों की लड़ाई को, कैसे आगे पहुँचे वो लोग? देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है, और ये बिल्कुल सरकार और आरएसएस और बीजेपी के लोग बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि आम मुसलमानों को इस वक्त के कानून के प्रॉपर्टी से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, माँ सिवाय इतना कि हमें जो मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने की जगह मिल जाती है, ईदगाह और कब्रिस्तान, इसके अलावा जो हमारे बुज़ुर्ग छोड़ गए थे। और मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, अगर ईमानदारी से कोई भी वक्फ बोर्ड काम करेगा, ईमानदारी से, तो हर एक मुस्लिम परिवार करोड़पति होगा। ये ईमानदारी का वक्फ बोर्ड के ईमानदारी से काम करने का एक ही टेस्ट है जो मैंने बताया आपको। अगर एक भी परिवार ऐसा है जो करोड़पति नहीं है, तो उस स्टेट का, राज्य का वक्फ बोर्ड बेईमान है। ये है, ये सच्चाई है। 70 साल हो गए आज। तो अब हम आगे चलते हैं। और लेकिन ये जो क्षमता है, ये जो कैपेसिटी है, वो आज भी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ में मौजूद है। अगर आप लोगों को अपने आप को खुशहाल बनाना है तो वक्फ की लड़ाई लड़ो। ये अल्लाह ने एक बहुत बड़ा मौका दिया है। जो जितने हमारे उलेमाए सू हैं, जो वक्फ के काबिज़ हमारे पॉलिटिकल और दूसरे लीडर हैं, बैरिस्टर और ये सब, उनको बेनकाब करके हटाओ। वक्फ की ज़मीनों का जो कारोबार या जो कब्ज़ा है वो अपने हाथ में लो, और फिर पूरी कम्युनिटी का भी भला करो, और जो दूसरे गरीब लोग हैं, जो मुस्लिम नहीं भी हैं, उनकी भलाई के लिए भी काम करो। इतनी ताकत वक्फ की प्रॉपर्टीज़ में है। ये फ़ायदा है आम आवाम को, लेकिन उसके लिए पहली शर्त यह है कि इन लोगों की बात सुनना बंद कर दो। पर हम लगातार देख रहे हैं, आप लगातार तंजीमों की बात कर रहे हैं, उलेमाओं की बात कर रहे हैं, बैरिस्टर साहब की बात कर रहे हैं, पर पराचा साहब इस चीज़ की बात क्यों नहीं कर रहे कि जो सरकारी इदारे वक्फ की ज़मीनों पर बड़े हुए हैं, उसे छुड़ाने के लिए पराचा साहब क्या करेंगे? क्योंकि ये तो कहा जा रहा है कि मुसलमानों ने वक्फ की ज़मीनों को कब्जा कर रखा है। जो सरकारी इदारे बने हुए हैं उसको खाली कराने के लिए क्या कानून है? मैं इन उलेमाए सू के ख़िलाफ़ क्यों हुआ, सुन लो आप। मैं आज कड़वा बोल रहा हूँ ना, एक टाइम पे तो मैं इनकी तारीफ़ भी करता था सब, अभी ज़्यादा पुराना वक्त तो हुआ नहीं है। इस मुल्क में सबसे ज़्यादा वक्फ की प्रॉपर्टी छुड़ाने वाला इंसान आपके सामने पड़ा है। मैं इनको बुराई गाली दे रहा हूँ, चलिए, काम तो अच्छा कर रहा हूँ। ये तो आप किसी से पूछ लो, इसको तो कोई मना नहीं कर सकता ना कि इस मुल्क में सबसे ज़्यादा वक्फ की प्रॉपर्टीज़ आज़ाद मैंने कराई हैं। अहमद पटेल साहब तो सरकारी थे,
उनसे यहीं करबला आपने देखी है, महरौली की जगहें देखी हैं आपने। तो ये काम, और ये भी है दरगाह फैज़िलाई, वो भी सरकार से कब्ज़ा छुड़ाया था मैंने ही। तो पहली बात तो ये है, ये मैंने अपने ज़ाती एफर्ट से किया है काम। जहाँ जहाँ थोड़ी सी भी मदद मिली वहाँ काम जल्दी हो गया। मेरे साथ कौन है? जब ये उलमाए सू के पास में था, मैं यही तो कहता था, ये मौलाना अरशद मदनी साहब है ना, मेरे सामने आके बात करें। आज से 8 साल पहले जब मुझे क्या क्या बोलते थे, सलाहुद्दीन अयूबी और तो पता नहीं क्या क्या, ये क्या क्या मुझे नवाजते थे कि आज के तो आप खालिद बिन वलीद हो और ये और वो, अब ये सब बोलते थे ना मुझे, हूँ तो मैं अब भी वही। आज से 8, 9, 10 साल पहले समझ लीजिए आप, मौलाना अरशद मदनी ने मुझसे ये कहा कि ये हमारा बड़ा मसला है, ये आसार कदीमा की जो मस्जिदें हैं उस पर हमें नमाज़ नहीं पढ़ने दी जाती। तो हमने कहा आप एक मस्जिद आइडेंटिफाई करो, उसको मिसाल बनाएंगे। तो ये मस्जिद है यहाँ पे जो ये है ना साकेत में जी, जिसमें बहुत सारे गुंबद हैं, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो उसके लिए मैंने कहा कि आप अपनी टीम तैयार करो, मैं आपको वहाँ पे नमाज़ पढ़वाऊँगा और मुझसे आप एक लीगल ओपिनियन लो। मैंने लीगल ओपिनियन दिया इनको, आज से कब 10 साल पहले क्या। और मैंने वहाँ पे लोगों से भी अपने जो हमारे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं, दूसरे लोग हैं जो मेरे भाई हैं, उनसे मैंने बात भी कर ली कि आप लोगों को यहाँ पे मदद करनी होगी और हम ये कार्रवाई करने वाले हैं। तो मैंने लीगल ओपिनियन दी कि कोई भी आसार कदीमा की ज़मीन या बिल्डिंग जब तक आसार कदीमा से प्रोटेक्टेड नहीं हो जाती, अब मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोल रहा हूँ जो शायद मुझे अभी नहीं बोलनी चाहिए, ये नहीं जो मैं इनकी बुराई करूँगा वो नहीं, वो तो करनी चाहिए मुझे, जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो भी लीक हो रही है। तो वो आसार कदीमा द्वारा प्रोटेक्टेड बिल्डिंग तब तक नहीं हो सकती जब तक कि उसमें जो अरकान करने के लिए बनी थी बिल्डिंग वो ना किए जाएं। तो ये मैंने लीगल ओपिनियन दिया और इन्होंने मुझसे वादा किया कि अब हम वहाँ पे मौलाना अपॉइंट करेंगे अपना कोई, जो इमाम नमाज़ पढ़ाएगा, आप हमें कानूनी मदद करना। तो वो आज 10 साल हो गए, अब आ रहे हैं मेरे पास। वो मेरे दिल पे कम घाव हैं। अगर हम उस दिन से ये काम कर रहे होते तो आज पूरे मुल्क की आसार कदीमाओं की ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना इस बिल के ज़रिए भी, वो दूर ही हो गया होता ना। तो ये काम करते हैं ये। अब बताओ मैं इनके लिए क्या करूं? तो मेरा साथ किसने दिया? मैं तो अब भी कह रहा हूं, इनको भूल जाओ, आप आवाम मेरे साथ डायरेक्ट आए। क्यों आए? क्योंकि अब तक पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा वफ़ की ज़मीनें मैंने चुराई हैं। मैं एक भी केस आज तक वफ़ के ख़िलाफ़ किया ही नहीं है। हालांकि मुझे एक सबसे बड़े माहिरों में से एक माहिर वफ़ के कानून के बारे में माना जाता है। जितने वफ़ के चोर हैं मुझे आके करोड़ों रुपए की फ़ीस दे सकते हैं कि आप इसका तोड़ बताओ। मैं आज तक एक भी केस, और मेरा अज़म है ये, मैं ज़िंदगी में कभी वफ़ के ख़िलाफ़ केस नहीं लेता, चाहे सही हो या गलत हो वक़्फ़। ऐसा है कोई और? फिर भी ये उलमाए सू मेरे पास क्यों नहीं आते? क्योंकि ये खुद चोर हैं। बताओ आप मुझे, मैं क्या इनसे पैसे ले रहा हूँ? मैं इनसे फ़ीस मांग रहा हूँ। अभी ये जितने वकील खड़े हैं मिला के इनको कितने ही करोड़ों रुपए फ़ीस दे दी होगी इन्होंने। बैरिस्टर साहब पीछे बैठे थे कल। बैरिस्टर समझते हैं आप क्या होता है? जो अपना केस खुद आर्ग्यू नहीं कर सकते। मैं भी तो करके आ रहा हूँ ना अपना केस खुद आर्ग्यू भी। ईवीएम वाला, ईवीएम का तो मुद्दा वक्फ से भी बड़ा है, उसके ज़रिए ही तो सारी चोरियाँ हो रही हैं, वक्फ की हो चाहे दूसरे जो कानून बन रहे हैं। तो मैं खुद अपना केस आर्ग्यू करा के आ रहा हूँ। ये बैरिस्टर साहब जो मुझसे बड़े वकील हैं, हाँ बैठे हैं ऐसे कल, ये हैं जिनके ऊपर ये हमारे लोग विश्वास करते हैं, जो इस लायक नहीं है, भूल जाइए ईमानदारी बेईमानी, जो ये केस आर्ग्यू कर लें खुद। मजबूर हैं हम कि हमें टकटकी बांध के देखना है कपिल सिब्बल साहब क्या करेंगे, सिंघवी साहब क्या करेंगे। अब सिंघवी साहब, कपिल सिब्बल साहब कितनी भी ईमानदारी से बहस कर लें, उनको क्या वफ़ की वो नोयतें समझ में आएंगी? 1 घंटे 1.5 घंटे में जितनी भी समझाते होंगे उसी का नतीजा है जैसी आर्ग्यूमेंट हो रही है। क्या एक भी लफ्ज़ बोला गया वंस अ वफ़ ऑलवेज अ वफ़ के बारे में? बोला गया? नहीं। जो लिमिटेशन एक्ट लगा हुआ है वो ख़त्म करने के लिए बोला गया? कुछ नहीं हो रहा ना स्टे उस पर। लेते रहो स्टे, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि जैसे कि आपने तमाम आरोप लगाए उलेमाओं के ऊपर, ये तो वो लोग भी कह रहे हैं ना कि पराचा साहब सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार कहती है कि साहब इन मुसलमानों ने कब्जा कर रखा है, जमातों ने कब्जा कर रखा है, नेताओं ने कब्जा कर रखा है। सरकार, मुसलमानों के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की ताकत सरकार से कहाँ आ रही, कहाँ से आ रही है? इन उलमाए सू की वजह से। आम मुसलमान तो पटक भी नहीं सकता। आप जाओ यहाँ पे ज़रा, यहाँ से कितनी दूर है? इधर है। ज़रा बिल्डिंग में घुस के तो दिखा दो मुझे जिस पे ये दोनों चाचा भतीजे बैठे हैं। हज़ारों करोड़ की जगह है। आम मुसलमान को तो दूर से फ़ोटो खींचने की भी इजाज़त नहीं है वहाँ पे, है कि नहीं है ये बात? तो ये गंदे काम करेंगे, ये घिनौने काम करेंगे, ये दुनिया भर की बदकारियाँ करेंगे जो इस्लाम में ख़ास तौर पर मना है। वफ़ के माल को चुराना या उसमें अमानत में ख़यानत करना अल्लाह के माल में दखल अंदाजी है, उससे बड़ा गुनाह है कोई? ये सब रोज़ कर रहे हैं। तो
सरकार को मौका फराहम ये लोग करा रहे हैं। मैं तो इन सबको चोर कह रहा हूँ ना, तो मुझसे बड़ा ईमानदार देशभक्त नागरिक कौन होगा जो अपने ही लोगों को, उलेमाओं को चोर बोल रहा है। तो सरकार को तो मेरा साथ देना चाहिए। फिर सरकार मेरा साथ क्यों नहीं दे रही? क्योंकि ये सब उनके लोग हैं। सरकार ये चाहती है कि जो आम आवाम के काम, जो प्रॉपर्टीज़ बच गई हैं वो लूट ले और इन लोगों को अपने जिनके कब्ज़े में है उसमें खुश हो जाएं। अब जाके आप तेलंगाना वक्फ बोर्ड का, मैं सब लोगों से फिर बार बार कहता हूँ, तेलंगाना वक्फ बोर्ड के वेबसाइट पे जाओ आप और वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को क्लिक करके देख लो आप। 80% से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ सब कब्ज़े में है नहीं है, इनक्रोच्ड है नहीं है, उसी में खुद लिखा हुआ है। और वहाँ पे 25-30 साल से कौन सी फैमिली वक्फ बोर्ड के सारे कारनामों पे और सारी कार्रवाइयों पे काबिज़ है? हमारे बैरिस्टर साहब, नकीब मिल्लत साहब। अब नकीब मिल्लत वो हैं तो फिर सारे मुसलमान तो चोर हैं ही, लेकिन असल में नकीब मिल्लत नहीं है वो। इसीलिए मुसलमान ईमानदार हैं। जो ऊपर लोग बैठे हैं ना, जिनको मुसलमान दिखा के मुसलमानों को चोर बताया जाता है, वो चोर ज़रूर है।